नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त गवर्नर राज नाफिज है। असम्बली को 2018 में तहलील किया गया। उसके बाद 5 अगस्त 2019 में दफ़ा 370 को पार्लियामेंट में ख़त्म किया गया। जम्मू कश्मीर को 2 हिस्से किए गए और इसके साथ ही रियासत के दर्जे को भी ख़त्म किया गया और जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज़ में तब्दील किया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। नई हदबंदी की गई, असम्बली सीटों की तादाद और बढ़ाई गई। अब अगर कुछ बाकी है तो वो है इंतखाब। पी न्यूज़ को बावसूख ज़राए से मालूम हुआ कि अगले साल मार्च तक असम्बली इंतखाबात मुनक़िद होंगे, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। बस अगर कुछ बाकी है तो वो है इलेक्शन कमीशन का ऐलान। वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियां आवाम को अपनी तरफ रागिब करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। नई पार्टियां भी वजूद में आ रही हैं। हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद ने भी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। कुल मिला के देखा जाए तो इस बार का इलेक्शन बड़ा अहम और दिलचस्प होने का इम्कान है। दूसरी जानिब तमाम तर सियासी पार्टियां, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, अपनी पार्टी, कांग्रेस, गुलाम नबी आज़ाद, यहाँ तक कि आप पार्टी भी दावा कर रही हैं कि वो जम्मू कश्मीर में इस बार अपने बलबूते पर हुकूमत बनाएंगे और भारी अक्सरियत से जम्मू कश्मीर में सीटें हासिल करेंगे। इस इलेक्शन में किसको क्या मिलेगा वो वक्त ही बताएगा। इसी तरह बीजेपी का भी ये दावा है कि इस बार बीजेपी की होगी सरकार। इसी बात को लेकर आज हम बात करेंगे बीजेपी के तर्जुमानी आला जम्मू कश्मीर साबिक MLC गिरदारी लाल रैना जी से। हाँ, रैना जी को अजय भारती भी कहते हैं। नाज़रीन, चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अजय भारती जी, आदाब और सलाम। पी न्यूज़ में आपका खुश आमदेद। थैंक यू। आपको भी आदाब और सलाम। सब आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अजय जी, तमाम पार्टियां इलेक्शन जीतने का दावा कर रही हैं। बीजेपी का दावा क्या है? आने वाले इलेक्शन में आप अपने आप को कहां पाते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है, अपना एक रिजॉल्व किया है कि हम इस बार जो नई सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में वो भारतीय जनता पार्टी के हो। इसीलिए हमारे जो सम्माननीय प्रेसिडेंट साहब है उन्होंने 50 पार का 50 प्लस का नारा दिया है। और जिस प्रकार से पार्टी एक्टिविटी करती है, जिस प्रकार से पार्टी लोगों के साथ मिलती है और जिस प्रकार से लोगों का मोहब्बत और खलूस हमको मिलता है, हमें पूरा भरोसा है कि हम उस टारगेट को अचीव करेंगे। 50 पार की आपने बात की है, ये 50 सीटें आप कहां से लेंगे? 50 जम्मू कश्मीर के लोग देंगे। 90 सीटों में देखिए, हम जम्मू कश्मीर को एक सिंगल यूनिट मानते हैं। ये हमारी शुरू से हमारा भरोसा रहा, विश्वास रहा है, ये हमारा अकीदा है। तो इसलिए जो 90 सीटें हैं और जो 1 करोड़ 30 लाख लोग जम्मू कश्मीर के, जो यहाँ की आबादी है, हम आबादी के हर एक तबके से, हर एक व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो काम है उसको देखकर हम पर अपना विश्वास फिर एक बार जाहिर करेंगे और हमारा जो ये टारगेट है उसको अचीव करने में हमारी मदद करेंगे। अजय जी, पिछले 9 सालों से आप जम्मू कश्मीर पर हुकूमत कर रहे हैं। LG साहब भी आपके हैं। कौन से काम ऐसे किए हैं जिस पर लोग आपको वोट देंगे? अजय जी, आज मैं बड़ी फख्र के साथ, बड़ी खुशी के साथ और प्राइड के साथ ये कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी या इसका जो प्रीवियस अवतार था भारतीय जनसंघ, उसके बारे में इतनी गलत फहमियाँ फैलाई गई थी। 2014 में शायद ये सवाल वाजिब था, लेकिन पिछले 9 सालों में चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे भारत का कोई भी हिस्सा हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी के सरकार के काम, क्योंकि पहली बार हम वसूख के साथ कह सकते हैं, हम बहुत ही भरोसे के साथ कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि पहली बार भारत की जनता में गरीब, मजदूर, मेहनतकश ये सरकारी पॉलिसियों के सेंटर में आया है। पहली बार वो चाहे कोई भी स्कीम हो सरकार की, वो जनता के हित के लिए है, वो सिलेक्टेड फ्यू के हित के लिए नहीं बनाई गई और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, लोग उसको समझते हैं। क्योंकि हम जम्मू कश्मीर को भारत के किसी अलग क्षेत्र से अलग नहीं मानते हैं, इसलिए वो सारी पॉलिसियां बिना जिसको हम कह सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट एंड क्रीड,
जम्मू कश्मीर में भी हर तबके के लिए वो लागू हुई है। इसलिए हमारा भरोसा है, क्योंकि बेसिकली भारत की जनता, जिसमें जम्मू कश्मीर की जनता शामिल है, वो अच्छे लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं। वो सरकार की पॉलिसियों को समझते हुए उसको अप्रिशिएट करते हैं। इसलिए हमारा भरोसा है कि लोग हम पर अपनी इस बार हमारे को अवसर प्रदान करें। डीडीसी इलेक्शन में आपने देखा आप बुरी तरह हार गए, फिर भी ये दावा कैसे? ये एक पहलू है इसको देखने का। दूसरा पहलू ये है कि इन स्पाइट ऑफ इंटेंस सेक्टेरियन प्रोपेगेंडा हमने 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जीत हासिल की। इन स्पाइट ऑफ कि सारे लोग इकट्ठे होकर, सो कॉल्ड जो इसमें पब्लिकली उन्होंने कुछ भी कहा हो, इन स्पाइट ऑफ वो इकट्ठे आने के बाद भी वो जीत हासिल नहीं कर सके। भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जिसने सबसे ज्यादा जगहों पर सीटें जीती, जिसने सबसे जगहों पर अपने चेयरमैन बनाने में जो कामयाब रही, ये उसका दूसरा तरीका है देखने का। हर एक का आज़ादी है अपने अपने ढंग से देखने का, लेकिन हम देखते हैं कि वो हमारे लिए सचमुच में एक माइलस्टोन था डीडीसी का। अजय जी, सवाल यह है कि आपने दफा 370 को खत्म किया, 35 को खत्म किया, एक अच्छी खासी रियासत को तोड़कर यूटीज में तब्दील किया, जबकि जम्मू कश्मीर के तमाम साबिका वजीर आला का कहना है कि दफा 370 तामीर और तरक्की के लिए कहीं पर भी रुकावट नहीं था, फिर भी आप बिल्कुल सही है ने इसको खत्म किया। आपको कैसे यकीन है कि कश्मीर के लोग आपको वोट देंगे और क्यों देंगे? भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले भारतीय जनसंघ 1950 ने अपनी एग्जिस्टेंस के दिन से ही धारा 370 को एक दीवार मानती थी, एक ऐसा पर्दा मानती थी जिसके पीछे क्या हो रहा है ये सारी दुनिया को पता नहीं चलता। हमने जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बने, तब तक अभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। जब वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए, पहले उन्होंने 1 दिसंबर 2013 को जब उन्होंने अपनी पहली पब्लिक रैली की, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि जो लोग 370 के फेवर में है वो कृपया हमें बताएं कि इस 370 या 35A ने यहाँ के लोगों को दिया क्या। उस पर तो किसी ने चर्चा नहीं की। मैं आपकी एक तरफ और भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यहाँ के पूर्व एक मुख्यमंत्री साहब 2013 तक हमेशा कहते थे भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं 370 क्या है, वो कैसे हटाएगी ये नहीं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहिबानों ने यह भी कहा कि अगर ये 200 साल भी सरकार में रहेंगे ये हटा नहीं सकते। उन्होंने एक एज्यूम किया था, वो अपने ख्याली पुलाव पका रहे थे। फैक्ट ये था भारतीय जनता पार्टी की इस धारा के बारे, दोनों धाराओं के बारे में इन डेप्थ स्टडी थी, इसकी अंडरस्टैंडिंग थी कि ये यहाँ के लोगों की तरक्की में बहुत बड़ी बाधा एक ही प्रकार से नहीं है, अनेक प्रकार से। सबसे पहला ये लोगों में डिस्क्रिमिनेशन करती, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच ही नहीं। हमने जैसे देखा गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए लोग, वो तो है ही है। विद इन मेजॉरिटी कम्युनिटी में भी अगर आप देखेंगे, जैसे जो हमारा 50% पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं, उनके साथ किस प्रकार का भेदभाव होता है। इसलिए तरक्की के कामों में अगर वो अड़चन नहीं था तो तरक्की हो क्यों नहीं रही। अब मुझे बताइए, जैसे आपको याद है बशीर साहब, याद डेफिनेटली होगा, यहाँ पर 2-3 बड़ी कंपनियां आई थी पहले 370 होते हुए, आखिर वो भागी क्यों यहाँ से? चाहे वो यूनियन कार्बाइड हो, चाहे वो जूस फैक्ट्री थी बारामूला में, सोपोर इसमें। तो प्रॉब्लम ये थी कि जिस प्रकार से सरकार को फैसिलिटेट करना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही कभी भी लोगों की आकांक्षाओं पर पूरा नहीं हो सकता। ये सिस्टम ऐसा आज की दुनिया में है। तो प्राइवेट सेक्टर को आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की बात देखेंगे या किसी भी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात देखेंगे तो वो नहीं हो रहा था यहाँ। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि इस बार इलेक्शन सेंटिमेंट्स पे लड़ा जाएगा। क्या बीजेपी भी सेंटिमेंट्स पे ये इलेक्शन लड़ेगी? जी जी, सेंटिमेंट्स हमारी तरफ से प्रोवोकेशन किसी का नहीं होगा, हम पर इल्जाम तराशी होगी। उसका जवाब जो सचमुच में फैक्ट्स पर बेस्ड होगा वो निश्चित रूप से कोई भी पार्टी को मजबूरी में देना पड़ेगा। अदरवाइज हमारा सबका साथ, सबका विकास, खासकर वो 85% पॉपुलेशन जिसको आज तक आपने, जब मैं 85 में नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन, प्लीज माइंड इट,
मैं ये कह रहा हूँ कि जो 10-15% जिसकी कभी प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम ऊपर से अगर 1 रुपया बेचते हैं तो सिर्फ 15 पैसे ही नीचे पहुंचते, तो जो 85 पैसे खाने वाले लोग थे, वो जो 15% लोग आज भी रिसोर्सेज पर कब्जा किए हुए, उनको छोड़कर 85% लोगों का फायदा जिसमें होगा उन पॉलिसियों को फॉलो किया जाएगा। 2 हिस्सों को मैं अलग कर देता हूं और बाकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिसको सेंटीमेंट कहा है वो लोग उनको जवाब देंगे और उस पर उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने कहा था जब तक ये वापस नहीं आएगा तब हम क्या क्या करेंगे और किया क्या, आपने डीडीसी में क्यों पार्टिसिपेट किया, फिर आपने तो कहा था ये। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज है उनको तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना है उनके रवैये, उनके बिहेवियर को। आप 50 की बात कर रहे हैं, अगर 50 से कम सीटें आपको मिली, जरूरत पड़ी बीजेपी को और सीटों की, किसके साथ हाथ मिलाएंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस से, पीडीपी से, अल्ताफ से या आजाद से, किससे मिलाएंगे हाथ? हम अर्जुन के फॉलोअर्स हैं, उसको सिर्फ मछली की आंख दिखती है तभी वो तीर आंख में लगा लेता है। मुझे इस वक्त और कुछ नहीं दिखाई देता है, मुझे 50 पार कैसे भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाना है, मेरा पूरा फोकस सिर्फ उस पर है, मेरी पार्टी का फोकस उस पर है, उसके आगे मुझे कुछ दिखता ही नहीं। अजय जी, अगर आपको याद होगा, मोदी जी ने यहाँ शेर कश्मीर स्टेडियम में कहा था कि आपने बाप बेटी की हुकूमत देखी है, वो सब चोर हैं, लेकिन उसके बाद आपने बेटी के साथ ही हाथ मिलाया था। क्या इकदार के लिए सब कुछ जायज है? एक चीज ये है कि जो पीछे जिसकी आपने रेफरेंस की, पोस्ट इलेक्टोरल जो रिजल्ट्स जब आए तब की एक सिचुएशन बनी थी कि एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया, तो ऑलमोस्ट सब पार्टीज ने ये माना कि इंस्टेंटली सेकंड इलेक्शन होना नहीं चाहिए, इसलिए एक सिचुएशन बनी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं चाहे कितना भी बड़ा सियासतदान कहूँ अपने आप को, लेकिन मैं होगा क्या, एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा, ये एनवसाइज नहीं कर सकता, लेकिन मेरे हाथ में अभी कोशिश है। अगर मैं कोशिश ही डाइल्यूटेड स्टेज से करूंगा तो मैं अचीव क्या करूंगा? इसलिए मैंने कहा मैं उस आदमी को या उस हिस्टोरिक पर्सन को फॉलो करता हूं जिसको इसके बगैर इस वक्त कुछ दिखता नहीं है। आगे फिर जो भी होगा वो सिचुएशन उस वक्त कह सकते हैं। इस वक्त मेरा फोकस सिर्फ ये है कि हमें अचीव सक्सेस करनी। अच्छा अजय जी, आखिर पर आप की मैसेज क्या रहेगी आवाम के लिए? मैं 2 चीज़ें बिल्कुल अपनी तरफ से कहना चाहूँगा। एक कि जो इस वक्त का फ्यूचर जो हमारा है उसको अंडरस्टैंड करके सिर्फ इमोशनल जो ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है उसमें से बाहर निकले, और जो हमारे हक में है, मेजॉरिटी जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, सिर्फ रूलिंग एलीट के नहीं, जो आम आदमी के हक में है और जो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उसको फॉलो करने लिए उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करें। और एक निश्चित रूप से मैं एज पंडित भी कहिए, माइनॉरिटी कहिए, कि हम सिर्फ बाहर से बताए गए बातों पर नहीं, अपने सिविलाइजेशनल एथॉस को भी देखें और उसको समझें। वो इतना हमारा विरसा है, वो हमारी जो पास्ट है, इतना वी मस्ट बी प्राउड ऑफ दैट, और उसी के हिसाब से वी मस्ट बी वर्दी सन जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आवर एंसेस्टर्स, जिसमें से मैं ये कहूँगा कि हम नॉलेज बेस्ड सोसाइटी रही है, हमको नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की तरह ही बिहेव करना चाहिए। हमारा आइडेंटिटी पेन होगा, गन नहीं हो सकता है हमारी यहाँ पर। इसको हमको समझकर इसको बिहेवियर में लाना होगा। कशिर पॉइंट करें इसमें पन्न बुजुर्गन बूझमुत कि वनान कि हजरत आदमस जी गोबर अक रट आवरीन अक कबर, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, इसको समझिए और उसी के हिसाब से अपने बिहेवियर को करिए। बस ये मेरी गुजारिश। हजरत आदमस जी गोबर एक रट आवरीन बेक रट कबर। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आपने पी न्यूज़ के लिए वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये थे बीजेपी के तर्जुमान आला जम्मू कश्मीर साबिक एमएलसी गिरधारी लाल रैना, जिनकी बातचीत आप सुन रहे थे। इसी के साथ ही प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। बहुत जल्द किसी और अहम शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज।